आज के इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी को लेकर अलग अलग टाइम में कौन कौन सी थ्योरी डेवलप हुई और इन थ्योरीज में पर्सनैलिटी को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर कौन कौन सी बातें की गई। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सिद्धांत के कंसेप्ट को समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी थ्योरीज इन साइकोलॉजी एम टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड ह्यूमन पर्सनैलिटी। कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व सिद्धांतों का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को समझने के लिए एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट प्रदान करना है, जिससे ह्यूमन बिहेवियर को, मानव के व्यक्तित्व को अच्छे से समझा जा सके, जाना जा सके कि ह्यूमन पर्सनैलिटी है क्या, इस पर किन किन चीजों का असर पड़ता है और साथ के साथ इनमें किन चीजों की बात की जाती है, थॉट्स की बात की जाती है, बिहेवियर की बात की जाती है, सोशल इंटरेक्शन की बात की जाती है। क्योंकि जब हम किसी पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम ये चीज जरूर देखते हैं कि उसके सोचने का तरीका कैसा है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा है और उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करता है। इसी बेस पर तो किसी की पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है, जज किया जाता है। ओके, पर्सनैलिटी थ्योरीज आर द रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, experiment, case studies, and clinical research led by scientists in the psychology and human behavior field। कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी है क्या, अलग अलग टाइम में अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर अलग अलग टाइम में जो इस पर रिसर्च किया है और उनका जो रिजल्ट आया है, उसी की बेस पर अलग अलग टाइम में ये पर्सनैलिटी डेवलप, जो थ्योरीज ऑफ जो पर्सनैलिटी है ये डेवलप हुई है। ओके, personality theories attempt to answer why specific characteristics and traits develop in one person as compared to another। कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है, इस बात का उत्तर देने का प्रयास करता है, इस बात का आंसर देता है कि एक व्यक्ति में दूसरे की तुलना में विशिष्ट विशेषताएं और लक्षण क्यों विकसित होते हैं। एक ही फैमिली में अगर दो तीन बच्चे हैं तो सबके सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका वो अलग होता है। एक क्लास में एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चे का अलग बिहेव होता है, बात करने का, बोलने का, सोचने का तरीका अलग होता है। तो उनकी पर्सनैलिटी पे किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, किन चीजों का असर पड़ता है, इसी की बात, इसी का आंसर ये पर्सनैलिटी थ्योरीज जो है देती हैं। द फील्ड ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज इज कंस्टेंटली चेंजिंग। कि व्यक्तित्व का जो सिद्धांत का जो क्षेत्र है हमेशा बदलता रहता है। तो क्यों बदलता है भाई? as a research has developed, new theories have also developed। कि जैसे जैसे अनुसंधान विकसित होते हैं, नए नए थ्योरीज, नए नए जो अनुसंधान है, रिसर्च हैं जो डेवलप होते हैं, ठीक है, तो नई नई थ्योरीज भी विकसित होती हैं। आज से 100 साल पहले पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज थी, 50 साल पहले, आज की डेट में तीनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। और इसके अलावा आगे चल के, आगे आने वाले सालों में भी इस तरह की जो नई नई थ्योरीज हैं डेवलप होंगी। तो ठीक है, तो इसलिए जो थ्योरीज हैं ये हमेशा चेंज होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि नए नए रिसर्च होते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए थ्योरीज में भी चेंजेस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में अलग अलग जो थ्योरीज हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। फिर हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी, शीलगुण सिद्धांत की। फिर हम जानेंगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत की, ठीक है। फिर हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासात्मक सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे टाइप थ्योरी, प्रकार सिद्धांत के बारे में। तो अब हम एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो इस थ्योरी को किसने दिया था? साइमन फ्रायड ने इस थ्योरी को दिया था। ओके, सो साइमन फ्रायड लेड द फाउंडेशन फॉर साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी थ्योरी विथ हिज प्रपोजल ऑफ द ईगो एंड सुपर ईगो। कि साइमन, अगर हम फ्रायड की बात करते हैं तो इन्होंने ईगो एंड सुपर ईगो के अपने प्रस्ताव के साथ मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत की नींव रखी थी। तो यहाँ पे इन्होंने तीन चीजों की बात की, साइको एनालिटिक थ्योरी में इन्होंने तीन चीजों की बात की। और किसकी बात की? ईगो एंड सुपर ईगो की, ठीक है। फ्रायड सॉ दिस थ्री पार्ट्स ऑफ द माइंड एज द बेसिस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। कि फ्रायड ने मन के, ठीक है, इन तीन भागों को मानव व्यक्तित्व के आधार के रूप में देखा।
कि जो 3 चीजें हैं, ये ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है, ह्यूमन का जो माइंड है, उसका जो बेस है, ठीक है, क्या है? ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इसको भी हम समझते हैं कि ये होता क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, दिस कंसेप्ट कुड एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिहेवियर, कि फ्रायड के अनुसार ये अवधारणाएं व्यक्तिगत व्यवहार की व्याख्या करती हैं, ठीक है। ईद, ईगो एंड सुपर ईगो है, ये क्या है? ह्यूमन पर्सनैलिटी को, ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। तो इसको भी हम जान लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले अगर हम ईद की बात करें, ठीक है, तो इट क्रिएट्स द डिमांड, इट रिप्रेजेंट आवर मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्जिस लाइक द डिजायर फॉर फूड एंड सेक्स। कि ईद मांग पैदा करती है, ये हमारे सबसे जो पशुवत आग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भोजन और सेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ईद की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब उसकी नीड होती है तो वो कुछ सोचता नहीं, उसको चाहिए तो चाहिए, और जब तक बच्चे को चीजें नहीं मिलती, बच्चा रोने लगता है, ठीक है, उसको पाने के लिए सारे एफर्ट्स करता है, ठीक है। तो ईद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो ह्यूमन है, ठीक है, जो डिसीजन लेता है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी डिमांड, उसकी नीड ही मेन होती है। तो चाहे चीजें कैसी भी मिले, उसको बस चाहिए होती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जो लोग होते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी डिमांड के लिए कुछ भी कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसी का अच्छा होगा या किसी का बुरा होगा, ठीक है। उनको बस अपनी जो डिमांड है, अपनी नीड को पूरा करना होता है, तो इसलिए वो गलत चीजें भी कर देते हैं। तो ईद क्या है? ये डिमांड पैदा करता है, ठीक है, ये हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है, मांग पैदा करता है, और फिर उसको पाने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। हम कुछ भी कर लेते हैं, किसी को मारना है, चोरी करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कूड़ा है, ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या किया? कूड़े को आपने किस में डाल दिया? आपने ये नहीं देखा कि आप कूड़े को सड़क पे डालते हो तो इससे गंदगी होगी, नहीं, इससे आपका कोई मतलब नहीं। आपको जो करना था, आपने कूड़े को सड़क पे फेंक दिया, ठीक है। गंदगी होगी नहीं होगी, इससे आपका कोई मतलब नहीं, आपका मन किया, आपने उसको फेंक दिया। तो यहाँ पे ईद की बात की जा रही है। उसके बाद फिर हम ईगो को समझने से पहले हम सुपर ईगो को समझ लेते हैं, कि सुपर ईगो ईद का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक तरफ अगर हम देखें कि ईद में डिमांड के बेस पर अपने इंटरेस्ट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा बुरा नहीं सोचता। तो हम अगर सुपर ईगो की बात करें, तो यहाँ पे क्या है? द सुपर ईगो डेवलप लास्ट एंड इज बेस्ड ऑन मोरल्स एंड जजमेंट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कि सुपर ईगो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि इंसान जो सही चीजें है वही करेगा। यहाँ पे हाई मोरल वैल्यूज की बात की जाती है, कि गलत चीजें नहीं करनी, जो सही है वही चीजें करनी है। तो एक तरह से अगर हम ईद की बात करें, तो यहाँ पे एक तरह के एविल्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम सुपर ईगो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे देवता है, इस तरह की जो पर्सनैलिटी की बात की जाती है, जैसे भगवान बुद्ध की थी, महावीर की थी, इस तरह की, कि सही रास्ते पे चलना है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ईद में डस्टबिन और कूड़े का एग्जांपल दिया था, कि यहाँ पे अगर बात करें, सुपर ईगो की बात करें, तो डस्टबिन जो भी कूड़ा है उसको डालना है तो डस्टबिन में डालना है, और कहीं नहीं डालना, ठीक है। और अगर हम ईगो की बात करते हैं, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस पैदा करता है, ठीक है। कि आपके पास जो है, मान लो कूड़ा है, अगर डस्टबिन मिला तो ठीक है, डस्टबिन में डालना है, अगर नहीं मिला क्या करें? तो इधर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में बैलेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम ह्यूमन लाइफ की स्टेज की बात करें, तो छोटे बच्चों को लिए तो उनमें हमें ईद देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनको बस अपनी डिमांड पूरी करवानी होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, मेच्योरिटी की तरफ जाता है, तो सही गलत उनकी लाइफ में दोनों चीज चलती हैं, सोचता भी है क्या करें क्या नहीं करें, कभी सही चीजें पे चलता है तो कभी गलत चीजें भी कर देता है। तो यहाँ पे हमें एक तरह का मिक्सचर देखने को मिलता है। और धीरे धीरे जब इंसान 30-40 से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको सही गलत का पूरा पता चल जाता है, और एक टाइम बाद की जो सही चीजें हैं, सही रास्ते पे ही चलना है, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। और इन्हीं तीनों चीज को जो फ्रायड ने ह्यूमन पर्सनैलिटी का आधार बताया एक तरह का, ठीक है। फिर हम ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं, शील गुण सिद्धांत की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरी, द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज मेड अप of different types of traits, just like the structure of a house is made up of small bricks। कि सील गुण सिद्धांत की बात करें, तो इसमें क्या चीजें की जाती हैं? इसमें एक बताया गया है कि जैसे कोई भी बिल्डिंग है,
ठीक है, कोई भी दीवार है अलग अलग ईंटों से बनती है, उसी तरह से जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है अलग अलग गुणों से बनता है, अलग अलग ट्रेड से मिला के बनता है। एक गुण अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, किसी की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। द जनरल मीनिंग ऑफ ट्रेड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन बिहेवियर लाइक अलर्ट, एक्टिव, some such words with the help of which human behaviors is described। कि शील गुण में सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। जैसे हम आपके क्लास में बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, तो आप क्या कहते हो कि ये बहुत आलसी है, ठीक है, ये बहुत फुर्तीला है, ये बहुत शर्मीला है, ये बहुत हंसमुख है, ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसी तरीके से जो उनके ट्रेट्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उनके आधार पे आप सामने वाले को जज करते हो कि कैसा है, ये बहुत बातूनी है, ये बोलता ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, गुण के आधार पर भी हम किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसी चीज की बात ट्रेड थ्योरी में की जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज और की जाती है कि फॉर एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर टू बी कॉल्ड अ ट्रेट, इट इज नेसेसरी दैट इट हैज द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूटी। कि व्यवहार के किसी भी वर्णन को शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतरता का गुण हो। मतलब क्या है कि जो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखावे की ना हो, आप में ऑनेस्टी हो तो कंटिन्यूटी में हो, आप सच में आप बाय नेचर ईमानदार होने चाहिए। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए आपने थोड़ी टाइम के लिए ईमानदारी दिखाई, आप अंदर से ईमानदार नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि जो भी इस तरह की जो ट्रेड्स हैं, गुण है, क्वालिटी है, ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज की बात की जा रही है। पहली बात की जा रही है कंटिन्यूटी की, दूसरी स्टेबिलिटी की। कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, दिखावे की चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए, ये आपके नेचर में होना चाहिए, तभी इसको ये ट्रेड थ्योरी का पार्ट इसको माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गुण जो इंसान में जीवन भर या लंबे टाइम तक रहते हैं, उसी को ट्रेड का हिस्सा माना जाता है। ओके, फिर हम ह्यूरिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, मानवतावादी सिद्धांत की बात करते हैं। सो द ह्यूरिस्टिक अप्रोच टू theories of personality involves understanding not only behavior and thought pattern but also what someone believes gives their life meaning। कि व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो मानवतावादी दृष्टिकोण में ना केवल व्यवहार और विचार पैटर्न को समझना शामिल है, बल्कि यह भी इसमें देखा जाता है कि कोई क्या सोचता है, क्या मानता है और अपने जीवन को किस तरह से बनाता है। तो सीधी सी बात है इसमें कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, आपका बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है, आपका सोचने का तरीका कैसा भी है, लेकिन आप जिस तरह से सोचेंगे उस तरह से बनेंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छी रास्ते पे चलेंगे, बुरा सोचेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि इसमें बिहेवियर और थॉट्स के अलावा ये चीज भी मायने रखता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है, आप सोचते क्या है, क्या मानते हैं, आप जिस तरह से सोचोगे उस तरह से बनेंगे। ओके, अब्राहम मैस्लो, बीएड में जो मैस्लो की जो हायरार्की है आपने देखा होगा, ठीक है, कि अब्राहम मैस्लोस ह्यूमनिस्टिक हायरार्की ऑफ नीड्स फॉर एग्जांपल suggested that personality is the result of someone's being able to meet or not जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो सेफ्टी, सेल्फ स्टीम, ठीक है, लव, बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो भी है, उनमें इन चीजों का असर पड़ता है। हम किसी को कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसकी हो सकता है कि वो एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच चुका हो, उसमें हम जो जो क्वालिटीज देखने चाहते हैं वो सभी उसमें है, ठीक है। बहुत लोगों को हम कहते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा है या नहीं है, तो किस बेस पे किसी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये जो अलग अलग जो हायरार्की दी गई है कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, ठीक है, सेफ्टी नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो इन्हीं की बेस पर किसी भी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, किसी की भी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों की सिर्फ फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है बस इतनी ही पूरी हुई हो, तो उस हिसाब से उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी। किसी की फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, ये तीन नीड पूरी हुई हो, लेकिन अभी जो ऊपर का है वो उसको नहीं हुआ, तो इन्हीं के बेस पर किसी की भी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी कैसी है वो इन्हीं का एक तरीके का परिणाम है, ठीक है। कार्ल रोजर्स एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ कंसेप्ट। कि कार्ल रोजर ने भी आत्मबोध या आत्म अवधारणा की ठीक है, जो अवधारणा है या इसकी खोज की। ओके,
दिस थ्योरी assert द पीपल आर ड्रिवन बाय देयर नीड ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि यह सिद्धांत जोर देकर कहता है कि लोग व्यक्तिगत विकास की अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, कि आपको नीड होती है। ठीक है, आप दूसरों को देखते हैं तो आप में भी इच्छा जगती है कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये जो फोर्स होता है आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप आती हैं, और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी भी इस तरह डेवलप होती है। आप अपनी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं, आप अपनी जो सेफ्टी नीड्स हैं, ठीक है, सेल्फ स्टीम है, इन चीज़ों को पूरा करते करते सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी कैसी है वो आपकी नीड्स पर भी डिपेंड करता है। ओके, कि आपकी नीड्स कितनी पूरी हुई है। द क्वेस्ट फॉर लर्निंग एंड ग्रोविंग इज वॉट स्ट्रक्चर समवंस पर्सनैलिटी, कि सीखने और बढ़ने की खोजी किसी व्यक्तित्व की संरचना करती है। जैसे अगर हम भगवान बुद्ध और महावीर की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर बिल्कुल छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, और जाकर उन्होंने तपस्या की, जगह जगह घूमे, ठीक है, लोगों से बातें की, फिर जाके उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। तो यहाँ पे डिस्कवरी और खोज की भी बात की जाती है, इसकी भी एक अहम भूमिका होती है। सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करें, सो अल्बर्ट बैंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी की, अगर सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं तो अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आता है, विच एम्फेसाइजेस बिहेवियर मॉडल्स एंड एड्स अ कंपोनेंट ऑफ थॉट, कि अल्बर्ट बैंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जो व्यवहारिक मॉडल पर जोर देता है और विचारों के घटक पे इन पे जोर देता है। तो यहाँ पे दो चीज की बात की जा रही है, बिहेवियर मॉडल एंड कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स। According to this theory, your thought process plays an essential role in deciding whether or not you should follow a certain behavior. इस सिद्धांत के अनुसार आपकी विचार प्रक्रिया ही तय करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है कि आपको एक निश्चित व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए कि नहीं, आपको चीजों को करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है, बिहेवियर, और दूसरा क्या है, जो कंपोनेंट ऑफ थॉट की बात की जा रही है। ओके, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि अ चाइल्ड हु लव्स कैंडी माइट सी इट इज एज अ रिवॉर्ड, कि जिस बच्चे को टॉफी अच्छी लगती है, कैंडी अच्छी लगती है, उसको टॉफी दो तो उसके लिए रिवॉर्ड होगा, लेकिन अगर जिसको ना दो तो उसके लिए तो एक पनिशमेंट है। तो इसकी थॉट प्रोसेस है कि चीजों को किस तरह से लेता है, किस तरह से उसके बारे में सोचता है। ठीक है, Bandura also believed that environment influences a person's पर्सनैलिटी एंड वाइस वर्सा, कि बेंडूरा का ये भी मानना है कि एनवायरमेंट है किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालता है। अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा तो पर्सनैलिटी भी अगर बात करें एक पॉजिटिव वे में डेवलप होगी। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा है कि एक अच्छा इंसान भी अपने आसपास के एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है, कि आप अच्छे होगे तो आपको देखकर आपके आसपास वाले भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, उन पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप खराब होंगे तो हो सकता है कि आपको देख के आपके आसपास वाले भी गलत जो है ट्रैक पे चल जाए। ठीक है, तो बंडूरा ने इसलिए कहा है कि दैट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन पर्सनैलिटी, और जो पर्सन है वो भी एनवायरमेंट पे अपना असर डालता है। ओके, फिर हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासात्मक सिद्धांत की हम बात करते हैं। सो चार्ल्स डार्विन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन इन द मिड ऑफ 18 जो सेंचुरी थी। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार 18 सेंचुरी के मध्य में विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणाओं को पेश किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हिज वर्क स्पार्क्ड एन एंटायर फील्ड ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि उनके ये जो काम था इसने विकासवादी जीव विज्ञान के एक पूरे क्षेत्र को जन्म दिया, और आगे चलकर कई सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की जो इनके जो कंसेप्ट थे डार्विन के, उस पर उन्होंने स्टडी की। ठीक है, और फिर according to this framework of evolutionary theories, human personality is a primary the result of genes and most useful traits, कि इस सिद्धांत में इस बात पे पहुंचा गया, इस बात की गई कि ह्यूमन पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो किसका पड़ता है, जीन्स का पड़ता है। ठीक है, किसका असर पड़ता है, हेरिडिटी का पड़ता है, जीन्स का पड़ता है। एनवायरमेंट तो बात की चीज है, सबसे पहले आपके जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो गुण हैं वो आप में आते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देते हुए भी क्या कहा गया कि evolutionary theory state that personality traits
that were prevalent in your ancestors may be at the core of your personality today। कि विकासवादी सिद्धांत कहता है कि व्यक्तित्व की जो विशेषताएं आपके पूर्वजों में व्याप्त थी, वे लक्षण आप में भी, आपके व्यक्तित्व में भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपके जो चाहे पेरेंट्स हैं, अगर वो किन्हीं चीज़ों से डरते हैं, सांप से डरते हैं या हाइट से डरते हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर भी आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो एनिमल लवर हैं, ठीक है, और उनमें आप काइंडनेस है, ठीक है, लव, इस तरह की फीलिंग्स है, तो वो चीज़ें बच्चों में भी देखने को मिलती है। ठीक है। फिर हम टाइप थ्योरी की बात करते हैं, प्रकार सिद्धांत की बात करते हैं। तो दिस थ्योरी इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कि यह सिद्धांत व्यक्तित्व के सबसे पुराने सिद्धांत में से आता है। पर्सनैलिटी टाइप रिफर टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हुज क्वालिटी मैच ईच अदर, कि व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग से है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप की बात की जा रही है। मान लो बात कर रहे हैं कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई एवरेज है, कोई बहुत बोलता है, कोई कम बोलता है। तो इसमें किस तरह की बात की जा रही है, इसमें अलग अलग जो टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो इन टाइप्स की बात की जा रही है कि अलग अलग लोगों का ग्रुप हो सकता है जिनमें जिनकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो टाइप थ्योरी में यही बात की जा रही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पीपल आर डिवाइडेड इनटू स्पेशल टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर क्वालिटीज आर डिस्क्राइब्ड, कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को खास खास प्रकारों में बांटा जाता है और उनके आधार पर उनके गुणों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। ये अच्छा है, ये ईमानदार है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से बोलता है, इसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, ये इसके एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत अच्छे से आंसर देता है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो टाइप्स हैं उसमें डिवाइड करके उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो क्वालिटीज है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पर्सनैलिटी की जो अलग अलग थ्योरीज थी उसकी बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।